डॉक्टर निरुपमा त्रिपाठी विद्यासुता इस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं इस चैनल के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण के अति प्रसिद्ध प्रकरण तिङन्त प्रकरण के संबंध में चर्चा को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि प्राचीन काल के व्याकरण के अध्ययन के लिए पाणिनिकृत संपूर्ण अष्टाध्यायी को कंठस्थ करना पड़ता था, जो कि अत्यंत श्रम साध्य था। अतः सरल रीति से व्याकरण शास्त्र के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम बौद्ध मतावलंबी धर्मकीर्ति ने रूपावतार नामक प्रक्रिया ग्रंथ की रचना की। इसके पश्चात विमल सरस्वती ने रूपमाला तथा रामचंद्राचार्य ने प्रक्रिया कौमुदी की रचना की। किंतु इन ग्रंथों में अष्टाध्यायी के समस्त सूत्र समाविष्ट नहीं थे। इसी कारण श्री भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना की। यह ग्रंथ अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों से युक्त होने के कारण अत्यंत लोकप्रिय और उपयोगी सिद्ध हुआ। सिद्धांत कौमुदी पर अनेक टीकाएं लिखी गईं, जिसमें स्वयं भट्टोजी दीक्षित की प्रौढ़ मनोरमा, ज्ञानेंद्र सरस्वती की तत्वबोधिनी, वासुदेव दीक्षित की बाल मनोरमा तथा नागेश भट्ट कृत लघु शब्देन्दु शेखर प्रसिद्ध है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य हुए आचार्य वरदराज, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मध्य सिद्धांत कौमुदी तथा लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। वरदराज का यह प्रयास व्याकरण के अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। पाणिनीय व्याकरण में बालकों को सरलतया प्रवेश कराने हेतु ही मध्य सिद्धांत कौमुदी एवं लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी की अत्यधिक प्रसिद्धि है। अष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रक्रिया में उन्हें शब्द रूप साधन की दृष्टि से विविध प्रकरणों में रखा गया है। सिद्धांत कौमुदी में 14 प्रकरण बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: संज्ञा, परिभाषा, संधि, सुबंत, अव्यय, स्त्री प्रत्यय, कारक, समास, तद्धित, तिङन्त, ण्यन्तादि प्रक्रिया, कृदंत, वैदिक प्रकरण तथा स्वर प्रकरण। इन 14 प्रकरणों में तिङन्त प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। धातुओं का विवेचन होने से यह प्रकरण संपूर्ण व्याकरण का प्राण स्वरूप है। धातुओं से ही विविध प्रत्ययों का संयोग होने पर अनेक शब्दों की रचना हो जाती है। निरुक्तकार यास्क मुनि ने तो सभी शब्दों को, चाहे वे संज्ञा हों या क्रियापद हों, उन्हें धातुज अर्थात धातुओं से उत्पन्न कहा है। प्रक्रिया विषयक जटिलता एवं गंभीरता के कारण तिङन्त प्रकरण अत्यंत क्लिष्ट है। इन्हें भली भांति हृदयंगम कर लेने पर ही व्याकरण के अन्य प्रकरणों में कोई कठिनाई नहीं होती। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पद 2 प्रकार के होते हैं: सुबंत एवं तिङन्त। जैसा कि कहा गया है, सुप्तिङन्तम पदम। जब धातुओं से सु औ जस अम औट शश इत्यादि 21 प्रत्यय जुड़ते हैं,
तब वे शब्द सुबंत कहलाते हैं तथा विभिन्न धातुओं से विभिन्न काल, पुरुष, वचन आदि व्यक्त करने के लिए तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये इस प्रकार से 18 प्रत्यय लगाए जाते हैं तब वे पद तिङन्त कहलाते हैं। और सुप और तिंग प्रत्यय जुड़ने से ही ये पद कहलाने के अधिकारी होते हैं। इसी के साथ यह भी ध्यातव्य है कि जब धातुओं से कृत प्रत्यय लगाए जाते हैं तब वे कृदंत कहलाते हैं, क्योंकि कृत प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि पद सुबंत तथा क्रिया को व्यक्त करने वाले पद तिङन्त कहलाते हैं। तिङन्त प्रकरण में भू आदि धातुओं से भवति, भवतः, भवन्ति आदि की सिद्धि प्रक्रिया समझी जा सकती है। तिङन्त प्रकरण अनेक विश्वविद्यालयों की स्नातक एवं परास्नातक जैसी प्रौढ़ कक्षाओं में पाठ्यक्रम के रूप में स्वीकृत है। इसमें कतिपय चयनित धातुओं के सभी लकारों में सूत्रानुसारिणी प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं तिङन्त प्रकरण के कुछ चयनित धातुओं का प्रक्रियानुसार सूत्रों की व्याख्या सहित सिद्धि प्रक्रिया स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।